रात्रि का अंधकार घना था। उज्जैनी की सड़कें सुनसान पड़ी थी, सिर्फ कुछ मशालें टिमटिमा रही थी। महाराज विक्रमादित्य अकेले चल रहे थे। उनके कदमों की आहट पत्थर की गलियों में गूंज रही थी। वे साधारण वेश में थे, न कोई मुकुट, न कोई राजसी आभूषण, केवल एक साधारण अंगरखा और कमर में तलवार। रात के इस पहर में राजा का महल छोड़कर निकलना उनकी आदत थी, क्योंकि वे मानते थे कि असली न्याय दरबार की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि जनता के बीच मिलता है। ठंडी हवा चल रही थी। विक्रम शमशान की ओर बढ़ रहे थे, जहां उन्हें एक तांत्रिक ने बुलाया था। वो तांत्रिक कई दिनों से राजा के पीछे पड़ा था। कहता था कि उसे एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए विक्रम की सहायता चाहिए। आखिरकार राजा ने हामी भर दी थी। शमशान के पास पहुंचते ही विक्रम को जलती चिताओं की गंध आने लगी। दूर से राख के ढेर और टूटी फूटी कब्रें दिखाई दी। एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरे धसी थी और शाखाएं आसमान को छू रही थी। तांत्रिक वहीं खड़ा था, काली धोती और लाल अंग वस्त्र में लिपटा। उसने विक्रम को देखा और मुस्कुराया। उसने कहा कि उस पीपल के पेड़ पर एक बेताल लटका है, जो एक शव में बसा है। राजा को वो शव उतार कर तांत्रिक के पास लाना है, लेकिन एक शर्त है। रास्ते भर राजा को मौन रखना होगा। अगर एक शब्द भी बोला तो बेताल वापस पेड़ पर लौट जाएगा। विक्रम ने सिर हिलाया और पेड़ की ओर बढ़ गए। पेड़ की छाया में अंधेरा और भी गहरा था। विक्रम ने ऊपर देखा तो एक शव उल्टा लटका दिखाई दिया। उन्होंने बिना किसी भय के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। शाखाएं मजबूत थी, लेकिन हवा तेज थी। जैसे ही विक्रम ने शव को पकड़ा और रस्सी काटी, वो नीचे गिरा। राजा उतरे और शव को कंधे पर उठाया। शव भारी था, ठंडा और कठोर। विक्रम ने चलना शुरू किया। कुछ ही कदम चले होंगे कि शव में से एक आवाज गूंजी। वो बेताल की आवाज थी, तीखी, रहस्यमयी और मनोरंजक। बेताल ने कहा कि रास्ता लंबा है और राजा को ऊब न हो, इसलिए वो एक कथा सुनाएगा। विक्रम चुप रहे, चलते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। बेताल ने कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा धर्मवीर राज करते थे। वे न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न कौंधता था, क्या सत्य सदा कल्याणकारी होता है? एक दिन उनके दरबार में 3 व्यक्ति आए। पहला एक ब्राह्मण था, दूसरा एक व्यापारी और तीसरा एक किसान। तीनों में विवाद था। ब्राह्मण ने कहा कि उसने राज्य के मंदिर में एक दुर्लभ रत्न रखा था, जो अब गायब है। व्यापारी ने कहा कि वो रत्न उसने बाजार में खरीदा था, वो उसकी संपत्ति है। किसान ने कहा कि रत्न उसे खेत में मिला था, इसलिए वो उसका है। राजा धर्मवीर ने तीनों की बातें सुनी। फिर उन्होंने पूछा कि क्या किसी के पास प्रमाण है? ब्राह्मण ने कहा कि उसके पास मंदिर के पुजारी का लिखित पत्र है, जिसमें रत्न का वर्णन है। व्यापारी ने कहा कि उसके पास खरीद का बिल है, जो एक पुराने सौदागर ने दिया था। किसान ने कहा कि उसके गांव के सभी लोग गवाही दे सकते हैं कि रत्न उसे जमीन खोदते समय मिला था। राजा ने सोचा। उन्होंने पहले ब्राह्मण से पूछा कि क्या वो शपथ ले सकता है कि रत्न उसी का है। ब्राह्मण ने देवताओं के नाम पर शपथ ली। फिर राजा ने व्यापारी से पूछा। व्यापारी ने भी शपथ ली, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा संकोच था। किसान से पूछा गया तो उसने साफ शब्दों में कहा कि वो झूठ नहीं बोलेगा, रत्न सचमुच उसे खेत में मिला था। राजा धर्मवीर ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि रत्न किसान का है, क्योंकि जो वस्तु धरती से मिले वो उसी की होती है जिसने उसे पाया हो। ब्राह्मण और व्यापारी दोनों निराश हुए, लेकिन राजा का आदेश मानना पड़ा। किसान खुशी से चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बेताल ने आगे बताया कि कुछ दिनों बाद राजा को पता चला कि किसान ने झूठ बोला था। रत्न वास्तव में व्यापारी का था, जिसे चोरों ने चुराकर खेत में छिपा दिया था। किसान को यह पता था, लेकिन उसने लालच में आकर रत्न हड़प लिया। व्यापारी सच बोल रहा था, उसके बिल भी असली थे, लेकिन राजा ने किसान की सादगी और गवाहों पर विश्वास करके गलत फैसला दे दिया। राजा धर्मवीर को जब सच्चाई पता चली तो वे बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने न्याय की जगह अन्याय कर दिया। उन्होंने किसान को वापस बुलाया और उससे सच बोलने को कहा। किसान ने पहले इनकार किया, लेकिन जब राजा ने धमकी दी तो उसने स्वीकार किया कि रत्न व्यापारी का था। राजा ने रत्न व्यापारी को लौटा दिया और किसान को दंड दिया। लेकिन इस घटना के बाद राजा के मन में एक गहरा संशय पैदा हो गया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि अगर वे किसान को दंड देते हैं तो क्या वे खुद दोषी नहीं हैं, क्योंकि पहले उन्होंने ही गलत फैसला दिया था। मंत्री ने कहा कि राजा ने जो जानकारी थी उसके आधार पर सही फैसला लिया था, इसलिए उन पर कोई दोष नहीं। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुए। बेताल ने कहानी यहीं रोकी और पूछा
हे राजन, अब बताओ, राजा धर्मवीर का पहला फैसला सही था या गलत, और क्या उन्हें किसान को दंड देने का अधिकार था? विक्रम चुपचाप चल रहे थे, लेकिन बेताल का प्रश्न उनके मन में गूंज रहा था। उन्होंने सोचा अगर वे जवाब देते हैं तो बेताल फिर से पेड़ पर चला जाएगा, लेकिन प्रश्न इतना उलझा हुआ था कि उन्हें लगा कि उत्तर देना जरूरी है। अंततः विक्रम ने बोलना शुरू किया। विक्रम ने कहा कि राजा धर्मवीर का पहला फैसला सही था, क्योंकि उस समय उनके पास जो जानकारी थी उसके आधार पर वे सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। राजा का काम है कि वो उपलब्ध प्रमाणों और गवाहों के आधार पर न्याय करे। अगर बाद में सच्चाई बदल जाती है तो वो राजा का दोष नहीं, बल्कि परिस्थितियों का दोष है। इसलिए राजा धर्मवीर को खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। लेकिन विक्रम ने यह भी कहा कि किसान को दंड देना राजा का अधिकार और कर्तव्य दोनों था, क्योंकि किसान ने जानबूझकर झूठ बोला और चोरी की वस्तु को अपना बताया। उसने न्याय के साथ धोखा किया, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। राजा को अपने पिछले फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि नई जानकारी के आधार पर नया फैसला देना चाहिए। जैसे ही विक्रम ने अपनी बात खत्म की, बेताल जोर से हंसा और बोला, धन्य हो राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने मौन तोड़ दिया, इसलिए मैं जाता हूं। और पलक झपकते ही बेताल गायब हो गया। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो शव भी गायब था। उन्हें पता था कि बेताल वापस पेड़ पर पहुंच गया होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली और वापस शमशान की ओर चल पड़े। रास्ता अब जाना पहचाना लग रहा था। पेड़ के पास पहुंचे तो बेताल फिर से लटका हुआ था। विक्रम ने दोबारा पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। इस बार उन्होंने शव को और मजबूती से पकड़ा और नीचे उतरे। शव को कंधे पर रखा और फिर से चल पड़े। बेताल ने फिर से बोलना शुरू किया। उसने कहा कि राजा धर्मवीर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद राजा के जीवन में एक और घटना घटी जो उनकी परीक्षा थी। बेताल ने बताया कि राजा धर्मवीर के राज्य में एक साधु आया। वो साधु बहुत ज्ञानी था और लोग उसे बहुत मानते थे। साधु ने राजा से कहा कि वो उन्हें एक ऐसा मंत्र देगा जिससे राजा किसी भी व्यक्ति के मन की बात जान सकेंगे। इससे राजा को न्याय करने में और आसानी होगी, क्योंकि वे झूठ और सच को पहचान सकेंगे। राजा धर्मवीर ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने साधु से मंत्र सीखा और उसका प्रयोग करना शुरू किया। पहले तो सब ठीक रहा। राजा को लोगों के मन की बातें पता चलने लगी, लेकिन धीरे धीरे राजा को एहसास हुआ कि ये शक्ति एक श्राप भी है। उन्हें अपने मंत्रियों के मन में छिपे षड्यंत्र दिखने लगे। अपने परिवार के सदस्यों के मन में ईर्ष्या और लालच नजर आने लगे। यहां तक कि उन्हें अपनी रानी के मन में भी संदेह के बीज मिले, हालांकि वे बीज निराधार थे। राजा बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि ये शक्ति उनके जीवन को नष्ट कर रही है। उन्होंने साधु को खोजा और उससे कहा कि वो ये मंत्र वापस ले ले। लेकिन साधु ने कहा कि जो शक्ति एक बार दे दी जाए वो वापस नहीं ली जा सकती। राजा को खुद ही इसे छोड़ना होगा। राजा ने पूछा कि कैसे? साधु ने कहा कि राजा को यह निर्णय लेना होगा कि वे सत्य जानना चाहते हैं या शांति। राजा धर्मवीर ने गहरा विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सत्य को जानना जरूरी है, लेकिन हर सत्य को जानना जरूरी नहीं। कुछ सत्य केवल मन को अशांत करते हैं और जीवन को जटिल बनाते हैं। उन्होंने साधु से कहा कि वे ये शक्ति छोड़ना चाहते हैं। साधु ने एक और मंत्र दिया जिससे पहली शक्ति खत्म हो गई। राजा ने राहत की सांस ली और फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। बेताल ने कहानी पूरी की और फिर से प्रश्न पूछा, हे राजन, बताओ, राजा धर्मवीर ने जो निर्णय लिया वो सही था या गलत? क्या उन्हें सत्य जानने की शक्ति छोड़ देनी चाहिए थी? और अगर एक राजा को सत्य का पता नहीं चलता तो वो कैसे न्याय करेगा? विक्रम फिर से उलझन में पड़ गए। ये प्रश्न पहले से भी ज्यादा गहरा था। उन्होंने सोचा अगर वे जवाब नहीं देते तो बेताल समझेगा कि उन्हें उत्तर नहीं पता, लेकिन अगर देते हैं तो बेताल फिर उड़ जाएगा। विक्रम ने निर्णय लिया कि वे सत्य बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो। विक्रम ने कहा कि राजा धर्मवीर का निर्णय बिल्कुल सही था। एक राजा को सत्य जानने का अधिकार है, लेकिन हर छोटे छोटे सत्य को जानना जरूरी नहीं। मन की बातें, भावनाएं और विचार निजी होते हैं। अगर एक राजा हर व्यक्ति के मन में झांकता रहे तो वो न्याय नहीं कर पाएगा, बल्कि संदेह और भय का शिकार हो जाएगा। न्याय के लिए प्रमाण, गवाह और तर्क जरूरी हैं, न कि मन के अंदर के विचार। विक्रम ने यह भी कहा कि अगर राजा को हर व्यक्ति के मन की बात पता चलती रहे तो वो विश्वास और रिश्तों को नष्ट कर देगा।
न्याय का आधार विश्वास है, न कि संदेह। इसलिए राजा धर्मवीर ने समझदारी से काम लिया और शक्ति को छोड़ दिया। ये कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी थी। जैसे ही विक्रम ने उत्तर पूरा किया, बेताल फिर से हंसा और बोला, राजन तुम अद्भुत हो, लेकिन नियम तो नियम है। और वो फिर गायब हो गया। विक्रम ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि ये खेल अभी लंबा चलेगा। विक्रम तीसरी बार शमशान पहुंचे। इस बार उन्होंने और तेजी से पेड़ पर चढ़ाई की और शव को उतार लिया। लेकिन इस बार बेताल ने कुछ अलग कहा। उसने बताया कि राजा धर्मवीर की कहानी का अंतिम भाग अभी बाकी है। उसने कहा कि राजा के राज्य में एक दिन एक भयंकर संकट आया। एक शक्तिशाली शत्रु ने राज्य पर हमला किया। राजा के पास सेना थी, लेकिन शत्रु की सेना अधिक मजबूत थी। राजा के मंत्रियों ने सलाह दी कि वे शत्रु से संधि कर लें और कुछ जमीन देकर युद्ध टाल दें। लेकिन राजा धर्मवीर ने संधि से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य की 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू की, लेकिन युद्ध से 1 रात पहले राजा के पास एक गुप्तचर आया। उसने बताया कि शत्रु के सेनापति को रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है। अगर सेनापति राजा का साथ दे दे तो युद्ध आसानी से जीता जा सकता है। बिना खून खराबे के जीत मिल जाएगी। राजा धर्मवीर ने सोचा। उन्हें पता था कि रिश्वत देना अनैतिक है, लेकिन इससे हजारों सैनिकों की जान बच सकती है। उन्होंने अपने मंत्री से सलाह मांगी। मंत्री ने कहा कि युद्ध में सब जायज है। अगर इससे राज्य की रक्षा होती है तो रिश्वत देने में कोई बुराई नहीं। लेकिन राजा का मन उलझा रहा। बेताल ने कहानी यहीं रोकी और पूछा, हे राजन, अब बताओ, क्या राजा धर्मवीर को रिश्वत देनी चाहिए? क्या अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए अनैतिक रास्ता अपनाना सही है? और अगर राजा रिश्वत देता है तो क्या वो अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? विक्रम इस बार रुक गए। ये प्रश्न सबसे कठिन था। उन्होंने गहरी सांस ली और सोचने लगे, क्या धर्म और नैतिकता हमेशा एक ही रास्ता दिखाते हैं? क्या कभी परिस्थितियां इतनी जटिल हो सकती हैं कि सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाए? विक्रम के मन में तूफान चल रहा था। वे जानते थे कि अगर वे उत्तर देते हैं तो बेताल फिर चला जाएगा, लेकिन वे ये भी जानते थे कि इस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है। क्या राजा धर्मवीर को रिश्वत देनी चाहिए थी? क्या नैतिकता को तोड़कर भी जीत हासिल करना न्यायसंगत हो सकता है? और क्या विक्रम का उत्तर उन्हें बेताल के इस खेल से मुक्त करा पाएगा? उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।